Hello student. Today what we have to discuss? We have to discuss about the current electricity. So topic का नाम क्या है? Current electricity. Current electricity. What is current? हम हमारे डे टू डे अप्लायंस में देखते हैं करंट हर जगह यूज हो रहा है और एक ही करंट से सारे काम होते हैं. जैसे तुमने बटन स्विच ऑन किया तो फैन रोटेट होने लगता है, स्विच ऑन किया तो एसी ठंडा हवा फेंकता है, स्विच ऑन किया तो ओवन फूड गर्म करता है. सो हम सेम इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट है. सो ऐसा क्यों होता है? दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आज हमें क्या डिस्कस करना है? व्हाट इज करंट एंड हाउ इट फ्लोज. सो व्हाट इज करंट? हमने बुक में पढ़ के रखा है. करंट इज अ What is current? It's a rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Current is rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Now, there are two types of charge. Positive charge as well as negative charge. Negative charge को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारे दिमाग में ये रजिस्टर हो जाता है करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी डेफिनेशन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं है. बिकॉज करंट पहले डिस्कवर होता है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करंट के डिस्कवरी के बाद होती है. इसके लिए करंट के डेफिनेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं आएगा. इट्स अबाउट ओनली चार्ज. ओके, सो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? करंट को वी डिनोट विद लेटर आई. करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लेटर आई से. चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से. करंट को I से, चार्ज को Q से, टाइम को T से डिनोट करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज SI यूनिट ऑफ करंट. व्हाट इज SI यूनिट ऑफ करंट? करंट का SI यूनिट है, SI यूनिट, इसको हम बोलते तो एम्पियर है एंड वी डिनोट इट विद लेटर A. ये क्या है? एम्पियर. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. नाउ व्हाट इज एम्पियर? हमको पता है. इसका और इसका यूनिट जब डिवाइड करेंगे तो जो भी यूनिट बनेगा हम उसको क्या बोलेंगे? एम्पियर. नाउ the question arises, what is a unit of charge? Charge का unit क्या है? So the SI unit of charge, SI unit of charge is coulomb. coulomb, जिसको हम डिनोट करते हैं C से. और टाइम का यूनिट हमें पता है, SI यूनिट हम नॉर्मली लिखते हैं, it's a second. Now what is ampere? It's a coulomb per second. ampere क्या है? ampere है कूलम पर सेकंड को ही दुनिया ने क्या बोला? एम्पियर. ठीक है, कूलम पर सेकंड को क्या बोला? एम्पियर. नाउ एक और चीज हमें समझनी है. हमने यूनिट समझे, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पियर. नाउ वेदर द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर. करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है टेंसर तो यू कैन सिलेक्ट द टेंसर ऑप्शन. अदरवाइज नॉर्मली जो ग्रेड में हम पढ़ रहे हैं वहां तक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? करंट कैसा क्वांटिटी है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ ये तो बात हुई करंट के बारे में. नाउ हाउ करंट फ्लो? ये फ्लो कैसे होता है? इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट क्या है? जब चार्ज फ्लो होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट. Now let's understand how it flows. Let's say we have one conductor. कंडक्टर का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में जो वायर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर. समथिंग which conduct electricity, we call it as a electrical conductor. So let's say this is what a conductor. कंडक्टर का मतलब क्या है? वायर. ये वायर का बहुत ही जूम वर्जन है. इतना बड़ा वायर नहीं होता. वायर आता है 4 mm कोर, 8 mm, 16 mm कोर. कोर मतलब डायामीटर और mm मतलब 4 mm डायामीटर का वायर होगा. अब आप अंदाजा लगा सकते हो 4 mm मतलब बहुत पतला होगा. ये हमने उसका बहुत जूम वर्जन बताया. नाउ ये जो कंडक्टर होते हैं ये नॉर्मली मेटल के होते हैं. मेटल के क्यों होते हैं? बिकॉज मेटल में जो फ्री चार्ज है वो बहुत ज्यादा है. फ्री चार्ज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है. जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, व्हाट इज चार्ज? इट्स इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन. बट हम करंट के रिस्पेक्ट में जब भी बात करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं. तो देखो ध्यान से कि चार्ज कैसे फ्लो होता है. अभी जब भी मैं चार्ज बोलूंगा उसका मेरा सीधा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन से. ना लेट्स से ये कोई एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बहुत सारे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जब एक डायरेक्शन में मूव करने लगे तब हम उसे क्या बोलते हैं? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज. और फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या है? जितना स्पीड में मूव होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज.
जितना स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव होंगे उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा। अब हमारे दिमाग में ये परसेप्शन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे उसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर भाग रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन एक एक एटम से ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर के कुछ एटम्स होंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लाइन से ये एटम होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम से दूसरे एटम में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, समझ में? सो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। जितना स्पीड में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्यों भाई? इसके लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन को हम एक धक्का मारेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। वो धक्का क्या है? दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन कब मूव होते हैं? जब हम उसको धक्का मारते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? जो हम डे टू डे लाइफ में बैटरी यूज करते हैं, वो बैटरी क्या करता है? बैटरी बेसिकली धक्का मारता है, किसको? इलेक्ट्रॉन को। उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से मैंने ये वायर को ये जो कंडक्टर है जिसको हम वायर बोलेंगे, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होंगे, तो जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसको क्या अप्लाई किया हमने? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इन अ रफ लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना जोर से इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, उतना स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव होगा, तो उतना ही ज्यादा करंट होगा, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज व्हाट अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज व्हाट नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें पता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, चार्ज दो टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? नेगेटिव, जिसको दुनिया ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये हमें पता है ये कहाँ अट्रैक्ट होगा? ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन थे ना, ये कैसे मूव होने लगे? कुछ इस तरीके से। इनके एरो के डायरेक्शन हमें बदली करने होंगे। इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव की तरफ मूव होने लगे। ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होंगे? पॉजिटिव की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, कहां अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है? मान लो मैंने यहाँ नेगेटिव बनाया, यहाँ पॉजिटिव बनाया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। अब दुनिया को पहले करंट मिला या इलेक्ट्रॉन? पहले पता चला करंट के बारे में, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। पहले करंट की डिस्कवरी हुई, इसके लिए हमने करंट का डायरेक्शन क्या मान लिया? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसीलिए हम जो करंट का डायरेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ अ करंट। कि बाय कन्वेंशन जब मिला तब हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। सो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एग्जैक्ट अपोजिट। ये करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है। ये कभी नहीं भूलना है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट, ओके। नाउ ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। इसको हम क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल टर्मिनल। हायर पोटेंशियल टर्मिनल। ठीक। अब देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, और ये इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं बोलूं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 12, व्हाट इज वोल्ट? अभी के लिए समझ लो, इट्स अ एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है, ठीक है। नाउ ये क्या है? डिफरेंस है, इट्स अ डिफरेंस इन अ पोटेंशियल। अगर मैं बोलूं बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल को 12 पे मानूं, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल का डिफरेंस पोटेंशियल 12 मानूं, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तब ये डिफरेंस कितना होगा? 12 का। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल 24 मानूं, तो यहाँ का क्या होना चाहिए? 12।
नेगेटिव का पोटेंशियल हमेशा कम होगा पॉजिटिव से, इसीलिए हम उसको लोअर पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? हमेशा 12 का। अगर मैं यहाँ पे 0 मानूं तो यहाँ मुझे -12 मानना होगा, ताकि ये डिफरेंस कितना रहे? हमेशा 12 का, बिकॉज हमने बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया है? 12 वोल्ट। नाउ लेट्स अगेन कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। अब एग्जाम में तो हम ये लिख नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना, तो एग्जाम में हमें ये आंसर कैसे लिखना है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डिनोट करते हैं V से। ठीक, V इज व्हाट? सिंबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी डेल्टा V भी लिखते हैं। ठीक है, नाउ इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा दो टर्मिनल के बीच में होगा। A B C D कुछ भी नाम दे दो, जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 12, 24, 30, जो भी वोल्टेज दिखता है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ टेक्निकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज amount of work done on unit positive charge to move it from point A to point B, point A to point B। इसका मतलब क्या है? मान लो ये कोई तो पॉइंट A है, ठीक, यहाँ पे कैसा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। जरूरी नहीं है पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डेफिनेशन में पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं। लेट्स से दिस इज व्हाट? 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया? 1 कूलम का चार्ज है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम ना, इसके लिए 1 कूलम। इसको कहां से कहां मूव करना है? पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। तो ये चार्ज को A से B लेके जाने में जो वर्क डन लगेगा, ये चार्ज को A से B लेके जाने में जो वर्क डन लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ वी विल राइट मैथमेटिकली? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V, इट इज अ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज Q। W मतलब वर्क डन, Q मतलब चार्ज। अब हमने अभी देखा था पीछे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या है? वोल्ट। व्हाट इज वोल्ट? अब समझ में आया। वर्क डन का SI यूनिट क्या है? जूल। चार्ज का SI यूनिट गुल्ला नहीं है, इट्स अ कूलम। सो व्हाट इज वोल्ट? इट इज नथिंग बट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को दुनिया में क्या बोला? वोल्ट। वैसे ही हमने करंट में एम्पियर क्या था? इट्स अ कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड मतलब एम्पियर, जूल पर कूलम मतलब वोल्ट। समझ में आ रहा है? ओके, चलो देखो ये वर्क डन है ना, ध्यान से समझना, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट बी पे नेगेटिव चार्ज होता ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज खुद ही अट्रैक्ट हो जाता। वो केस में वर्क डन क्या होगा? 0, बिकॉज नेचुरली हो रहा है ना, पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। या यहां पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ मूव करने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। वो केस में हमें वर्क डन चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क डन कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब 0, कैसे डील करना है इसके साथ। जब नेचुरली ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, यहाँ नेगेटिव होता और इधर भी नेगेटिव होता, तो भी हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होता तो खुद ही अट्रैक्ट होके चले जाता। डन? ये बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। We discuss a current, we discuss a potential difference. Now the next question, Ohm's law, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया, बस नाम मैं अभी बता रहा हूँ। What is Ohm's law? जितना ज्यादा पोटेंशियल मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो ओम्स ने उसके लॉ में यही बताया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट। क्या रिवर्स भी ले सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अपने अपने हिसाब से बुक में ये लिखा हुआ है।
नाउ सो ओम्स लॉ, देखो हम काफी बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझना। सो वी विल डायरेक्टली राइट, ओम्स ने क्या बोला, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और वो कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, R। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। व्हाट इज R? R इज अ कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? समथिंग व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के रास्ते की रुकावट, उसको हमने क्या बोला इंग्लिश में, रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? टेक्निकली हम क्या लिखेंगे, इट इज अ ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट, इट इज अ ऑब्स्टेकल, इट इज अ ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या है, एक टाइप का ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज करंट? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किसके रास्ते की रुकावट है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते की रुकावट है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो जब उसको रुकावट आएगी वो फ्लो होने में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसी के ऊपर से डिसाइड होता है किसको हम कंडक्टर बोलेंगे, किसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। कंडक्टर मतलब वैसा मटेरियल जिसमें रुकावट बहुत कम है, करंट इजीली फ्लो होगा। इंसुलेटर का मतलब क्या है, जिसमें रुकावट बहुत ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो करंट कम हो जाएगा। वो यहाँ से भी हमें समझ में आता है। I और R ये दोनों कैसे रिलेशन में, इनवर्स है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R। अगर R बढ़ेगा तो I कम होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम I। समझ में आ रहा है? ठीक। नाउ अब ये R डिपेंड किस चीजों पे करता है? R डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे मेजरली, एक चौथा फैक्टर है जो टेम्परेचर की, लेकिन हम पहले बात करेंगे उसके मटेरियल की, उसके लेंथ की और उसके एरिया की। उसके मतलब किसके, ये रेजिस्टेंस किसका है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा ना, जो वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज अ ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट। मान लो ये कोई तो एक वायर है, ठीक है, ये वायर बना है कॉपर का, और दूसरा कोई तो मटेरियल है, ये मटेरियल की जो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? हाउ फास्ट इट कंडक्ट, इट मे बी द हीट, इट मे बी द करंट। कितना फास्ट हीट कंडक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कितना फास्ट करंट कंडक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मान लो ये एक मटेरियल है, नाम में हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है। हम मान के चल रहे हैं कि ये वायर की कंडक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू इस वायर की। इसकी क्या ज्यादा है, कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी जो टर्म है ना, ये नॉर्मली हम हीट के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। ये हीट के हिसाब से हम बोलते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सेम ये कंडक्टिविटी की जगह क्या है, इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टिविटी, इसकी जगह क्या है, रेजिस्टिविटी। What is resistivity? It totally depend on the material. ये किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। Resistivity is a property of material. इसको क्या बोलते हैं, it's a property of material. Resistivity किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जब भी हम कोई चीज बोले ना, इट्स अ प्रॉपर्टी, मतलब वो सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो ये कॉपर है और ये हमने वुड ले लिया, तो हमें पता है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वुड, बिकॉज वुड में से करंट थोड़ी फ्लो होता है, नहीं होता है, वुड जल जाता है लेकिन करंट फ्लो नहीं होता। कंडक्टिविटी या उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। मैंने कंडक्टिविटी क्यों इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज ये दिमाग में फटाफट रजिस्टर होता है। कंडक्ट मींस इट विल कंडक्ट, जितना फटाफट कंडक्ट करेगा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो अब यहाँ पे है ना, हमें ये समझना है थोड़ा, ये वर्ड को मैं अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना।
लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ये हमने बात की कंडक्टिविटी के बारे में, जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उतना फटाफट करंट फ्लो। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब ध्यान से समझना, ये नाम से हमें लगता है ये किसके बारे में बात कर रहा है? रेजिस्टेंस के बारे में। कुछ हिंट देता है रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्या करता है? कुछ हिंट देता है रेजिस्टेंस के बारे में। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? गुड कंडक्टर मतलब इजीली कंडक्ट करेगा करंट, बैड कंडक्टर मतलब स्लो कंडक्ट करेगा। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी से हल्का आइडिया आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ। और A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था, रेजिस्टेंस तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिखा है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? कॉपर की। रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? वुड की। समझ में आ रहा है? जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्टेकल, उतनी ज्यादा रुकावट, जितनी ज्यादा रुकावट उतना करंट कम। कहानी समझ में आ रही है? डन। तो ये क्या है? R, that is resistance, it depend on the three parameter, resistivity, length and the cross section area. मान लो मैं सेम मटेरियल के दो वायर बनाता हूँ, सेम मटेरियल के मैंने दो वायर बनाए, ये एक वायर, मान लो दोनों मटेरियल क्या है? कॉपर, और ये कॉपर का ही दूसरा वायर। दोनों का डायामीटर सेम है, दोनों का डायामीटर क्या है? सेम। डायामीटर सेम, कॉपर है तो रेजिस्टिविटी भी सेम। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? रो L बाय A। ये और ये दोनों मटेरियल के लिए सेम है, इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर है? इसके बराबर। तो ये दो पैरामीटर तो सेम हो गए दोनों वायर के लिए। अब हमें इन दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब तुम बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? ऑब्वियसली सेकंड वाले का। रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल 2 इज मोर। क्यों? जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1। कब? जब ये दो चीजें सेम हो। जब तक मटेरियल सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर हम कहानी थोड़ी बदल दें, जैसे मान लो हमने एक और वायर लिया जिसका लेंथ सेम है, मटेरियल कॉपर ही ले लो, दूसरा मोटा वायर है, लेंथ अभी भी सेम है, लेंथ दोनों की सेम है। अब तुम बताओ इसका रेजिस्टेंस R1 मानो, इसका R2 मानो। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, यहाँ लिख रहा हूँ वापस, R इज इक्वल टू रो L बाय A। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। कंडीशन, रो और L सेम होना चाहिए। रो डिपेंड कर रहा है मटेरियल, जब तक मटेरियल सेम है रो सेम होगा, लेंथ दोनों की सेम है। तो अब जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया किसका ज्यादा है? सेकंड का, तो सेकंड का रेजिस्टेंस कम होगा, उसका मतलब क्या है? फर्स्ट का ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंप्रेस करते हैं, टोटल वॉल्यूम फिक्स होता है, ये हम आगे वाली चीजों में देखेंगे। ठीक, चलो नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस फंडा। ओके, डन। नाउ लेट्स से हमारे पास, मैं सीधा गिवन डेटा लिख रहा हूं, अभी तक जो पढ़ा उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हो जाए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। मान लो क्वेश्चन में दिया है there are 5 into 10 raised to 16 electron flows। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 5 into 10 raised to 16। this is what number of electron that flow in a 10 second, या चलो 8 सेकंड ले लेते। टाइम क्या गिवन है? 8 सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? इतने। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं? 8 सेकंड में। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला था? जब भी चार्ज बोलूंगा तो कौन सा चार्ज समझना है? इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज करंट?
इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ, बोलो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, कितने टाइम में, इतने टाइम में। क्यों हमें पता है, चार्ज। अब एक यहाँ रिलेशन है किसके बीच में, नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये एक चीज हमें याद रखनी है। जैसे जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज क्या होता है, n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, 5 इंटू 10 पावर 16। और एक चीज जो हमें याद रखनी है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। चार्ज है ना, ये किसका चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके लिए हम माइनस भी लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, तो टोटल क्या मिलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 5 8 होगा, 10 पावर 16 और 10 पावर 19 ये कितना होगा, 10 पावर -3। दिस इज व्हाट टोटल चार्ज। चार्ज को हम यूनिट क्या है, कूलम। तो ये क्या हो गया, चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इतना। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, 8 सेकंड में। तो करंट मिल जाएगा ना अभी, बस I इज इक्वल टू Q की जगह ये वैल्यू रखो, 8 इंटू 10 पावर -3 और टाइम है 8 सेकंड, ये 8 गुजर गए, बचेगा 10 पावर -3। I इज इक्वल टू, I का यूनिट क्या है, एम्पियर, I का यूनिट क्या है, एम्पियर। 10 पावर -3 है तो 1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक, ये जैसी आपकी इच्छा। I इज इक्वल टू 10 पावर -3 एम्पियर। यहाँ हमने एक चीज सीखी, टोटल चार्ज इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ये हमको याद रखना है, पेपर में नहीं दिया रहेगा। 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसके लिए हम यहाँ माइनस लिखते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ये चार्ज, फिर आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस बेसिकली करंट का डायरेक्शन शो करता है, उतने में नहीं जाना। अभी के लिए समझ लो 1.6 इंटू 10 पावर -19। नाउ एक और चीज देखते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज का मतलब क्या है, जब सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो। डायग्राम देख के तुमको तो तुरंत समझ में आ जाएगा ये सीरीज है पैरेलल है, लेकिन एग्जाम में ऐसे डायग्राम दिए रहेंगे, देख के समझ में ही नहीं आता सीरीज है पैरेलल। ये देख के समझ में आ रहा है ये तीनों क्या है, सीरीज में। मान लो इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। और अगर मैं तीन रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करूँ, ये R1, ये R2 और ये R3, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल है V, इसका भी पोटेंशियल है V। डायग्राम से हमको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा सीरीज में है कि पैरेलल में। ये R1, ये R2, ये R3। कभी समझ में ना आए डायग्राम से तो बस एक लॉजिक याद रखना है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सीरीज में क्या चीज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। When resistance are in a series, when resistance are in series, when resistance are in series, the same current flow through each resistance. The same current flow through each resistance. Flow through each resistance. ये सीरीज का सही मतलब है। सीरीज का मतलब क्या है, सेम करंट फ्लो होना चाहिए हर रेजिस्टेंस में से। मान लो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन। जितना करंट R1 में से जाएगा उतना ही करंट R2 में से जाएगा। सीरीज में है ना, करंट को एक पाइप के जैसा समझो, जब तक वो पाइप में ब्रांच नहीं आएगा पानी डिवाइड नहीं होगा। सेम, ये सेम करंट जा रहा है, ये I, तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए ये सीरीज में। यहाँ कहानी अलग है। ये मान लो पॉजिटिव से करंट आया, I यहाँ तक सेम था,
अब यहाँ ये एक पाइप था और वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो पानी भी तो डिवाइड होगा, सेम करंट तीनों में अलग अलग जाएगा। मान लो ये जो फर्स्ट में करंट जा रहा है ये I1 है, इसमें आ रहा है ये I2 है और इसमें आने वाला करंट I3 है। तो जैसे हम सीरीज में करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस में, वैसे ही पैरेलल में करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ सिर्फ मैथमेटिकली, बड़ा सा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, I1 इज नॉट इक्वल टू I2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू I3। जब करंट डिफरेंट होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, दे आर इन पैरेलल। अब पैरेलल में दूसरी चीज सेम होती है जो है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, R2 के अक्रॉस है V2, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V3। नाउ यहाँ पे करंट सेम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब क्या है, जितना पोटेंशियल ये बैटरी का है उतना ही V1 के अक्रॉस होगा, उतना ही V2 होगा, उतना ही V3 होगा। मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा। कब, जब वो पैरेलल में हो। और हर रेजिस्टेंस में से अलग अलग करंट फ्लो होगा। कब, जब वो पैरेलल में हो। एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे सीरीज में क्या होगा, सेम करंट। अगर मैं मान लो ये करंट का नाम I1 I2 लिखूं, तो ये सारे में से मान लो ये I1 है, ये इसमें से जाने वाला करंट I2, इसमें से जाने वाला I3, ये तीनों करंट सेम है, किसके इक्वल टू, I के इक्वल। I1 I2 I3। यहाँ एक और चीज अलग होती है जो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कहानी समझ में आ रही है। यहाँ क्या सेम है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा। यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ करंट ऐड होगा। क्या हम ऐसे लिखे, टोटल करंट, जो ये वाला करंट है, टोटल करंट ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों के एडिशन के इक्वल। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या इधर तक कहानी समझ में आ रही है? थोड़ा घर पे पढ़ोगे तो बैठ जाएगा दिमाग, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। यहाँ क्या सेम, पोटेंशियल, यहाँ क्या सेम, करंट। यहाँ करंट ऐड होता है, यहाँ पोटेंशियल ऐड होता है। ठीक है, सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ अगर मान लो हमें ये तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मतलब जितना इफेक्ट ये तीन रेजिस्टेंस दे रहे हैं उतना ही इफेक्ट देने वाला हमको एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब सवाल आता है वो फाइंड कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। और सेम कहानी है सीरीज, हमको ये तीन रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, एक ही रेजिस्टेंस चाहिए जो सेम इफेक्ट है ये तीनों का, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलो आ जाओ, देखो मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ, सिंपल सा V इज इक्वल टू IR, बट तो अभी के लिए समझ लो मैं जो लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक न्यूमेरिकल कराना है। R इज इक्वल टू, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एडिशन, जितने भी होंगे उन सबको ऐड करें। ये क्या आएगा, इन तीनों को रिप्लेस करके ये एक रेजिस्टेंस लगा लो। मान लो ये 10 है, ये 5 है, ये 15 है। क्या 10 5 15 क्या, ओहम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओहम। ठीक है, तो ये अभी के लिए याद रखो। ये कहां से आता है, यहाँ ओम्स लॉ से। कहां गया ओम्स लॉ, यहाँ। जब हम ये ओम्स लॉ बता रहे हैं तब ये आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओहम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट इज ओहम। किसका ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का ओहम। और इसको हम ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। ये ओम्स के रिस्पेक्ट में इसका नाम रखा है ओम, इसके लिए इसको ओम। छोटी सी बात थी जो मिस हो गई, न्यूमेरिकल में हम कवर कर लेंगे। तो मान लो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम और ये 3 ओम का। तो इन तीनों को हमें एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो वो एक रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा, 10 5 और 3, तीनों को ऐड करो, 10 5 और 3 कितना आएगा, 18। तो एक ये तीनों को रिप्लेस करके हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 18 ओम। ये ऐसे फाइंड करेंगे। सेम कहानी यहाँ, मान लो यहाँ 10 5 और 3 है, तो यहाँ हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ रेसिप्रोकल को ऐड करना है, इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी होंगे उनको 1 करके ऐड कर देंगे। ठीक है,
ये इक्विवेलेंट पैरेलल का रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट सीरीज का रेजिस्टेंस। अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली जो हम करेंगे। मान लो यहाँ हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि करंट बताओ। जरा बना ले क्वेश्चन। यहाँ पे ये ऐसे दो रेजिस्टेंस दिए, ये एक हो गया, ये दो हो गया, इसके बाद ये एक और रेजिस्टेंस, फिर यहाँ दो रेजिस्टेंस, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, और यहाँ एक और रेजिस्टेंस है। अब देखो ये इनकी वैल्यू दी हुई है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम। ठीक, ये हर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है इनका करंट बताओ। मान लो ये करंट को हम बोल दें I1 और इसको बोल दें I2। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड I1 एंड I2। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ ये दोनों पैरेलल में, ये दो पैरेलल इसके साथ सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है, सेम करंट। यहाँ से जितना करंट आएगा वो यहाँ डिवाइड होगा, तो दोनों में से अलग करंट जा रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। ये फिर सेम करंट यहाँ आके ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। फिर जितना यहाँ से करंट गया दोनों का मिला के वो इसके साथ गया, तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इन दोनों के साथ ये क्या होगा, सीरीज में। फिर यहाँ करंट स्प्लिट हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में, और ये दोनों करंट मर्ज हो गए, फिर इसमें से फ्लो होगा। तो ये और ये इसमें से और इसमें से सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में। तो थोड़ा डायग्राम को मॉडिफाई कर लें और आगे क्वेश्चन पे बढ़े। ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं यहाँ साइड में कैलकुलेशन लिखते आऊंगा और यहाँ डायग्राम बनाते आऊंगा। ये 2 और 2 इनका इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा। मान लो मैं इसको बोलूँ 1/R which is equal to 1/2 plus 1/2, 1/R1 plus 1/R2। तो हाफ और हाफ क्या होता है, 1 होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। सो R की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओम। ये कौन सा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मैं इन दोनों को अभी रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं साइड में ये वोल्टेज है, इन दोनों को किससे रिप्लेस किया, एक रेजिस्टेंस जिसका एम्पियर कितना है, इसका करंट रेजिस्टेंस है 1 ओम ना, उसके साथ ये 3 ओम एज इट इज उसको रख दो, ये तो वैसे ही सीरीज में है, ये 3 ओम। फिर कहानी आई इन दोनों में, ये कितना है 5 और 20, ये कितना है 5 और 20। इनका इक्विवेलेंट निकालो। 1 अपॉन, मान लो मैंने इसको R1 बोला है, इसको बोल दो R2। 1/R2 विल बी 1/5 प्लस 1/20। अब क्या करना पड़ेगा, 5 और 20 दोनों का बेस सेम करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, बेस सेम हो गया। ऊपर क्या आएगा 4/20 प्लस 1/20, ये कितना आएगा 5/20 विच इज 1/4। सो 1/R2 इज 1/4। R2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 ओम। 4 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब इन दोनों को हमें एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो वो एक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 ओम। ये कितना है 4 ओम। अभी ये 1 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में। सीरीज में हम कैसे करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं। मान लो मैंने इसको R3 बोला, तो ये R3 क्या है 1 प्लस, ये सीरीज में है ना, 1 प्लस 3, तो R3 विल बी अगेन 4 ओम। इनका और इनका इक्विवेलेंट, ये भी कितना आया 4 ओम। ये हो गई बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है, ये 24 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में, 24 वोल्ट। इधर तक कहानी समझ में आ रही, डन। अभी देखो, अभी ये सब क्या है, ये सब सीरीज में हो गए, डन। ध्यान से देखते हैं। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V4। इधर तक क्लियर, थोड़ा बड़ा क्लियर। ये क्या है V1, V2, V3, V4, ठीक। कैमरे में दिखा रहा है नहीं, क्या पता, थोड़ा और बड़ा कर दिया है।
नाउ दिस इज व्हाट टोटल वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो टोटल, अब ये सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल ऐड होता है, V1 V2 V3 V4। टोटल पोटेंशियल हमें पता है 24 है। टोटल कितना है, 24 है। अब ध्यान से सुनना है, क्या इन सब में से सेम करंट फ्लो होगा? जी बिल्कुल ना, सब क्या है, सीरीज में है ना। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हम V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं? ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हम V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं? इन सब में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए, हाँ वो ऊपर चले जाएगा। देखो अब ये जो V1 है, V1 किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 ओम के अक्रॉस। 1 ओम में से कितना करंट जा रहा है? I। तो V क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू आर। V क्या है? I इंटू आर। तो इसमें से करंट है, V1 के जगह में लिखूंगा I इंटू आर। आर कितना है? 1 ओम प्लस V2 में से भी करंट सेम जा रहा है, दैट इज I। R कितना है? 3 ओम। R कितना है? 3 ओम। सेम V3 में से कितना करंट जा रहा है? I। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है 4। V4 की जगह हम क्या लिखेंगे? I इंटू आर। I तो क्या है? करंट जो सेम है, और R कितना है? 4। तो क्या आपको यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज I। तो I कैलकुलेट कर लेते। 24 1 3 4 4 8 4 12, तो ये कितना हो गया? 12 टाइम्स ऑफ I। सो I विल बी 2, यूनिट क्या है? एम्पियर। I इज 2 एम्पियर। इधर तक कहानी क्लियर? बट क्या हमें I फाइंड करना था? बिल्कुल नहीं। हमें क्या फाइंड करना है? थोड़ा जूम आउट किया जाए। हमें फाइंड करना है I1 और I2। अब ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना है? I1 और I2। मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ, ये I करंट इधर है, ये इधर से पास हुआ, इधर फिर जुड़ गया I, ये भी I। ये जो I है, जो कितना आया? 2 एम्पियर, ये किस में डिवाइड हो रहा है? I1 और I2 में। I किसमें डिवाइड हो रहा है? I1 और I2 में। ये जो दो रेजिस्टेंस है 5 और 20, ये जो 5 और 20 है, ये दोनों पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। ध्यान से देखिए, अगर टोटल करंट I है और ये डिवाइड हो रहा है दो हिस्सों में, मतलब I1 प्लस I2, जब I1 और I2 को जोड़ोगे तो I मिलेगा, करेक्ट? ठीक है। अब हम ये टोटल I हमें पता है, ये कितना है? 2 एम्पियर। I1 कितना है? नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। तो इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे। क्या हम I1 को V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या हम I की जगह V अपॉन R लिख सकते हैं? बिल्कुल। सो I1 की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन R। I2 की जगह V अपॉन R। ध्यान से देखना, मैंने V क्यों लिखा? अगर मैं R1 और R2 बोलूं, अगर मैं इसको R1 और R2 बोलूं, ध्यान से समझो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो V है ना, मैंने दोनों के जगह, I1 के जगह भी V लिखा, I2 के जगह भी V लिखा है। क्यों? अगर मैं V1 V2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, V1 V2, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? सेम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लो, हमने क्या माना था वो जाने दो, यहाँ पे V माना। सो ये 2 V अपॉन R1 कितना है? 5। अगेन V पोटेंशियल सेम है, तो R2 कितना आएगा? 20। बस इसको जरा करो, तुमको पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम होगा, पावर ऐड होगा। तो ये 4 प्लस 5 अपॉन 20, क्या इधर तक क्लियर है? 20 इधर आएगा तो ये 40 हो जाएगा, 5 यहाँ डिवाइड होगा V, तो V का वैल्यू कितना है? 8 वोल्ट। लेकिन हमें V फाइंड करना था, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है? I1 और I2। अब हो जाएगा। अब देखो अगेन ओम्स लॉ, हमें क्या चाहिए? I1, तो क्या मैं लिखूं? V इज इक्वल टू I1 इंटू R। ये 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो V के जगह में क्या लिखूंगा? 8। I1 हमें फाइंड करना है और R कितना है? 5। सो I1 विल बी 8 अपॉन 5 एम्पियर। I1 कितना है? 8 अपॉन 5 एम्पियर। सेम हम I2 के लिए करेंगे। I2 क्या होगा? पोटेंशियल सेम है, V इज इक्वल टू I2 इंटू R। पोटेंशियल 8 है बिकॉज पैरेलल में। I2 हमें फाइंड करना है, R हमें दिया है 20, सो I2 विल बी 8/20। ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 5 4 जा, तो 2/5 एम्पियर।
ये क्या आ गया तुम्हारा I2 कितना है 2/5 एम्पियर, I1 कितना है 8/5 एम्पियर। तो यहाँ हम हमारा कार्यक्रम करते हैं खत्म। हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी स्टार्टेड फ्रॉम करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फिर हमने एक करंट के ऊपर न्यूमेरिकल किया और ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर का एक न्यूमेरिकल। ये लेटेस्ट वाला जेईई में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ ग्रेट टाइम।